दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से चलती है कि जब आप कुछ करने की अपेक्षा करते हैं, तो कुछ अड़चनें आ जाती हैं। तो मैं भी उससे कोई छूटा नहीं हूँ। जब भी कुछ कहने की कोशिश करता हूँ या कुछ दिमाग में आता है कि आपके साथ में शेयर किया जाए, तो कुछ अड़चनें आ जाती हैं, जिनके कारण मैं अपने बातों को आपके सामने रख नहीं पाता हूँ। पर्सनल रीज़न्स होते हैं, जिसके बारे में बात करना मैं वाजिब नहीं समझता। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब चुनाव का माहौल है भारत में, तो मैं ये क्या टॉपिक लेके बैठ गया। मैं इस टॉपिक को इसलिए लेकर बैठा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से, यानी कि फरवरी 2023 से इस बारे में काफ़ी सोच-विचार कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है भारत में। अब आप बोलेंगे फरवरी या जनवरी की बात क्यों कर रहे हैं? जनवरी 2023 के लास्ट वीक में हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने अदानी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। और उसके बाद अदानी ग्रुप, जो फर्स्ट 10 में था, वो नीचे खिसक गया था। उसमें शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाने वाले निवेशकों को काफ़ी नुकसान हुआ। मार्केट गिर गया, अदानी की मार्केट कैपिटल नीचे चली गई। उसके बाद पार्लियामेंट का जब सेशन हुआ, बजट का सेशन हुआ, उसमें अपोजिशन पार्टी ने कितना हल्ला किया। मतलब पार्लियामेंट का सेशन चलने ही नहीं दिया, पूरा पूरा हिडेनबर्ग और अडानी के चक्कर में ही वो हो गया। यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी और ये सारे के सारे लोगों ने काफी कुछ वो किया। अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी, जिसमें पीआईएल एक्सपर्ट प्रशांत भूषण ने आर्गुमेंट किया था, और उन्होंने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उसके ऊपर वो विश्वास नहीं करते हैं, और सेबी ने अदानी वाले केस में कोई एक्शन नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को काफी फटकार लगाई कि आप सिर्फ एलिगेशंस लगाते हैं, आपके पास में कोई मटेरियल एविडेंसेस तो है नहीं। और जो हमने स्पेशल कमेटी बनाई थी, वो एक्सपर्ट की कमेटी बनाई थी, जो अपने फील्ड में काफी ज्यादा अच्छा काम कर चुके हैं, चाहे वो ओपी भट्ट हो, चाहे वो पारिक हो, कामत हो, चाहे वो नीलकेनी हो, चाहे वो सुंदरेशन हो। इन सब लोगों ने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है, तो आप उनके बारे में वो कुछ भी बोलिए। उस केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 24 केसों में से 22 केसों का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, 2 केस बाकी हैं। और 2 केस के बारे में जब हम लोगों ने बाहर की एजेंसी को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि ये जो खबर हमारे पास आई है, वो भारत के ही किसी एनजीओ ने दी है। और तुषार मेहता साहब का कहना था कि ये एनजीओ प्रशांत भूषण चला रहे हैं, यानी कि जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट छपी थी, उसके पीछे परोक्ष रूप से प्रशांत भूषण का ही एनडीओ था। यानी कि आप रिपोर्ट भी छपवाओ और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलो कि एक्शन ले लो। ऐसे ही आप लोगों को मालूम होगा कि जर्मनी में जॉर्ज सोरोस ने
बोला था कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना। अब आप सोच रहे हो कि ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? मैं बातें ये इसलिए कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलती क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाना चाहते हैं और वो काम कर भी रहे हैं, जो अमेरिका जैसी महाशक्ति को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसीलिए सब कुछ काम चल रहा है। तो मैं आज आपको सीआईए के कुछ तरीके हैं गवर्नमेंट को हटाने के, उनके बारे में बताने वाला हूं। सीआईए का पहला तरीका है गवर्नमेंट को हटाने के लिए कि वहां की जो अपोजिशन पार्टी है उसको फंड कीजिए, और अगर वो नॉर्मल तरीके से अगर फंड करेंगे तो उनके पास पैसा ज्यादा आएगा और वो फिर इलेक्शंस में वोटर्स को ब्राइब करके, उनको घूस दे करके, रिश्वत दे करके वोट ले लेंगे। तो ये काम सीआईए करता है। और आपको मालूम होगा कि 1 जून के आसपास जब राहुल जी अमेरिका आए थे तो उन लोगों ने मोदी गवर्नमेंट और बाकी सब चीजों के बारे में कितनी बकवास की थी। वो तो यही बोल रहे थे कि हाँ भाई, चाइना से सीखो, चाइना से सीखो, चाइना से सीखो। तो उसके बाद और भी कई चीजें ऐसी हुई हैं जिनके हिसाब से आपको समझ में आ सकता है कि अपोजिशन मोदी की खिलाफत क्यों कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उनको बाहर से फंडिंग हो रही है। अतीत में 1963 में वियतनाम में जनरल मिन के खिलाफ भी इन लोगों ने ऐसे ही काम किया था, और उसके बाद में 4-5 साल तक वियतनाम में लड़ाई अमेरिका ने लड़ी थी। तो पहला उनका जो तरीका होता है वो अपोजिशन को फंडिंग करते हैं। दूसरा तरीका सीआईए का होता है, वो वहां के जो लीडर होता है, जो रूलिंग लीडर होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, उसको मरवा देते हैं। ऐसा भी हुआ है। यहां तक कि आपको मालूम होगा 1961 में कांगो में उन्होंने वहां के जो प्रेसिडेंट था उसको पॉइजन करवा दिया था। 1975 के 15 अगस्त आपको याद होगा, जब शेख मुजीबुर रहमान की मिलिट्री कू में बांग्लादेश में हत्या कर दी गई थी, उसके पीछे भी परोक्ष रूप से सीआईए का ही हाथ था। और भी कई घटनाएं हैं जिनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं है। बहाना मार करके गद्दाफी को मरवाया गया। इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम से वहां पर अटैक किया गया, बाद में उनको फांसी दिलवाई गई। तो ये असैसिनेशन के हिसाब से रेजिम चेंज करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जुल्फिकार अली भुट्टो को भी जियाउल हक को पीछे से पंप करके लेकर के आए, और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिलाई गई, और उसके बाद जब जियाउल हक किसी काम के नहीं रहे तो जियाउल हक को भी मरवाया गया। तो ये इनका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है इनका कि उस देश की अर्थव्यवस्था का ही तहस नहस कर दो। अब ये लोग अर्थव्यवस्था कैसे तहस नहस करते हैं, उसमें यह होता है कि ये लोग यानी सीआईए के कहने पर यूएस गवर्नमेंट जो है उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा देती है। आपको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रतिबंध है, रसिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर लड़ाई करने के चक्कर में प्रतिबंध है, ईरान के ऊपर प्रतिबंध है। ऐसे ही जब 1998 में हमारी सरकार ने परमाणु परीक्षण किया था तो हमारे ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये लोग प्रतिबंध लगा देते हैं। और इसके अलावा ये लोग वहां के जो एनजीओ हैं
उनको पंप करते हैं कि आप वहां की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करो। अब एनजीओ लोगों को ये फंड करते हैं और एनजीओ लोग किसी भी तरीके से कहीं पर सड़क पे धरना शुरू कर देते हैं, कोई प्लांट लग रहा होता है वहां पर जाकर के आंदोलन करते हैं। आपको मालूम है मेधा पाटेकर ने सरदार सरोवर प्लांट में कितना नाटक किया था। ऐसे और भी कई चीजें हैं जिनको ये करवाते रहते हैं जिससे कि देश की इकोनॉमी का बाजा बजता है। तो ये तीसरा कारण हुआ। पहला कारण अपोजिशन को फंडिंग करना, दूसरा वहां के लीडर को मरवा देना, असैसिनेशन करना, तीसरा ये लोग इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करते हैं। चौथा है कि ये लोग वहां के मीडिया को ही टेक ओवर कर लेते हैं। अब आज की डेट में जो ये अभी इलेक्शन चल रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि कुछ चैनल कुछ बता रहे हैं, कुछ चैनल कुछ बता रहे हैं। मैं उस पचड़े में फंसना नहीं चाहता। 3 तारीख कल हो जाएगी, आप लोग खुद देख लेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये पक्की बात है कि ये लोग मीडिया के द्वारा गलत सलत स्टोरी छपवा करके और पब्लिक की ओपिनियन को चेंज करते हैं। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का इलेक्शन था। उनके खिलाफ काफी छपवाया गया। यहाँ के जो अमेरिका के अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये वो हैं, इनके आप आर्टिकल पढ़िए, ये सारे के सारे भारत के खिलाफ छापते रहते हैं कि भारत में ये हो गया, भारत में वो हो गया। कुछ भी हो, ऐसा लगता है कि इन्होंने दुश्मनी करके रखी है। हाँ, एक बात बता दूं मैं आपको कि जो हम लोग विकिपीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, उस विकिपीडिया को CIA कंट्रोल करता है और विकिपीडिया का संबंध जार्ज सोरोस से भी है। तो जो व्यक्ति हम में आप में से जो भी व्यक्ति है, अगर वो विकिपीडिया के ऊपर विश्वास करता है तो आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और विकिपीडिया के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास ना करें, आंखें मूंद करके विश्वास ना करें। ये होता है। इसके बाद पांचवा इनका जो तरीका है और ये आखिरी तरीका है, ये लोग पूरे देश में अफरा तफरी मचा देते हैं, दबा के पैसा पंप करते हैं और वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर पिछले 1-2 साल से चल रही थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, उसको कौन फंड कर रहा था, कहां से पैसे आ रहे थे। वो लोग दिल्ली में मेन सड़कों पर बैठे हुए थे। मतलब अगर उस समय सरकार थोड़ी सी भी गलती कर जाती और उनके ऊपर फायरिंग करवा देती या लाठीचार्ज करवा देती तो ये चिल्लाना शुरू करते, सरकार जो है किसान विरोधी है, किसान विरोधी है। सरकार ने इसी चक्कर में कोई ज्यादा एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया। और ऐसे ही वो शाहीन बाग वाला जो तमाशा हुआ था CA में, जिसमें भारत में रहने वाले किसी से भी मुसलमान के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उनको क्या किया गया क्या नहीं किया गया वो आप दे सकते हैं, लेकिन शाहीन बाग में जो मेन जगह है जहां से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ को दिल्ली से रास्ता जाता है, उसको रोक करके ये लोग महीनों बैठे रहे। तो और भी कई कहानियां हैं, कहीं पर भी कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा हो तो ये जाकर के वहां पहुंच जाते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आजादी के बाद दिल्ली में 1984 का सिख मास्टर अगर छोड़ दें तो 1980 आजादी के बाद में दिल्ली में सबसे ज्यादा दंगे जो हुए हैं वो 2020 की फरवरी में हुए हैं। तो मेरा मकसद आज के तारीख में आपके सामने ये है कि आप देखिए और थोड़ा अलर्ट रहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, ज्ञान का इस्तेमाल करिए और देखिए कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। और बाहर की शक्तियां मेरे देश को डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में फंसी हुई हैं। अपोजिशन पार्टियां उनके पीछे उनके इशारे पर काम कर रही हैं। अब वो अपोजिशन पार्टियां क्या हैं उसके बारे में आप जानते हैं कि मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता,
बट आप लोग ज्यादा समझदार हैं इस बारे में। आप समझिए कि हमारा देश या देश का जो अपोजिशन है या देश की इकोनॉमी है, उसको कौन बर्बाद करने के चक्कर में है और किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। 4 तारीख को मंडे के दिन मॉर्निंग में जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, तो इन्हीं लोगों की एक प्लांटेड पार्लियामेंटेरियन महुआ मोइत्रा का शायद संसद सदस्य निकाल दी जाएगी, क्योंकि वो अदानी के खिलाफ काफी सवाल पूछती थी और वो सवाल भी दुबई में उनका जो दोस्त था हीरानंदानी, उसके थ्रू पूछती थी। तो कौन उनको फाइनेंस करता था, कौन फाइनेंस नहीं करता। बस यही है, मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं कि करीब 1000 साल की गुलामी के बाद हम लोग थोड़ा सा खुली हवा में सांस लेने लायक हुए हैं, और इस खुली हवा में सांस लेने की जो स्वतंत्रता हमको मिली है, इसको कायम रखिए और इन बाहरी शक्तियों के चक्कर में फंस करके आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगी हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो सत्य है वो सत्य है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो मैंने आपके सामने सच बोला है। मतलब यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब देखिए ना क्या हो रहा है। मैं किधर से चालू करना शुरू करूं। जम्मू कश्मीर क्या हो रहा है आप जानते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर जब से आम आदमी की पार्टी की सरकार आई है, क्या हो रहा है वो आप लोग सब जानते हैं। केरला में कम्युनिस्ट है, क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं। तमिलनाडु में स्टालिन है, क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं। बंगाल में, तेलंगाना में क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं। ऐसे ही जो भी अपोजिशन के लीडर है, उन लोगों ने एक पर्टिकुलर तबके को अपना वोट बैंक समझ करके और भारत के खिलाफ जहर उगलने की कसम खा रखी है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो लालू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो पिनराई विजयन हो, या चाहे वो आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान हो या अरविंद केजरीवाल हो। इन लोगों से थोड़ा सावधान रहिए और देश की एकता के लिए काम करिए। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ खोया है। हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को के भविष्य के लिए अपना कुछ कर्तव्य निभाना है, उस कर्तव्य को निभाइए। इन बाहरी शक्तियों के हाथ में मत खेलिए, यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सोशल सर्किल में शेयर करिए। अगला वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।